विश्वम्बर दयाल सहायक आचार्य राष्ट्रीय कन्या कोर्ट। आज हम अमेरिकी सीनेट की जापान के डाइट के द्वितीय सदन के साथ तुलना करेंगे। जिस प्रकार से ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा के साथ और भारतीय संसद के द्वितीय राज्यसभा के साथ तुलना किया, जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि अमेरिकी सीनेट निश्चित रूप से ब्रिटेन की लॉर्ड सभा और भारत की राज्यसभा की तुलना में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। कहने मतलब यह है कि जिन देशों के संविधान के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है, उन सभी द्वितीय सदनों को इस प्रकार के व्यापक अधिकार शक्तियाँ नहीं दी गई हैं जिस प्रकार की व्यापक अधिकार शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा सीनेट को दी गई हैं, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। आज हम जिस प्रकार से जापान का जो केंद्रीय जो विधानमंडल होता है, जो देश की संसद होती है, देश की जो व्यवस्थापिका होती है, उसे डाइट के नाम से जानते हैं। जापान के सोवियत संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता ये होती है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और कार्यपालक सदस्य सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के प्रति और सामूहिक से व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होते हैं। कहने मतलब यह है कि जापान में कार्यपालक दो प्रकार के प्रधान होते हैं। एक औपचारिक प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है। जापान का सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान माना जाता है। देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना जाता है। आइए आज हम अमेरिकी सीनेट की शक्तियों के साथ जापान की संसद के द्वितीय सदन पार्षद सभा या सभा सदन के साथ तुलना करेंगे। उसी प्रकार से जापान की संसद के दो सदन है, प्रतिनिधि सभा ये जापान की संसद का निम्न और प्रथम सदन माना जाता है। पार्षद सभा ये जापान की संसद का द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। अब हम जापान के द्वितीय सदन के साथ निम्नांकित क्षेत्रों में अमेरिकी सीनेट शक्तियों के साथ तुलना कर सकते हैं। पहली बात लेते हैं विधायी क्षेत्र में। वैसे तो जापान के सोवियत संविधान के द्वारा सामान्य विधेयकों के संबंध में, अर्थात इस प्रकार के विधेयक जिनका संबंध किसी प्रकार के कोई आय व्यय से नहीं होता है, जो धन से संबंध नहीं होते हैं, इस प्रकार के विधेयक जापान की डाइट के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद स्वीकृति सम्राट के पास भेज जाता है और सम्राट की स्वीकृति से वह विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई विधेयक है जो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तत्पश्चात विचारार्थ अनुमोदनार्थ उसे सभा सदन के पास भेजा जाता है। सभा सदन के पास के दो विकल्प होते हैं। लगभग 30 दिन की अवधि में, लगभग एक माह की अवधि में दो ही अल्टरनेट होते हैं। या तो सभा सदन के द्वारा उस विधेयक के बारे में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं या उसे उसी रूप में उन्हें स्वीकार करना होता है। लेकिन सभा सदन के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं, इस प्रकार के सुझाव को स्वीकार करना या नहीं करना ये प्रतिनिधि सभा की इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि 30 दिन की अवधि के बाद वह विधेयक प्रतिनिधि सभा के द्वारा वापस उसी रूप में पुनः पारित कर जाता है तो बिना सभा सदन की सहमति से वह सम्राट के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कोई भी सामान्य विधायक या साधारण विधेयक बिना सीनेट की सहमति से कानून का रूप नहीं ले सकता है। कहने वाला यह है, चाहे वह प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित कर जाता है और जब सीनेट में उसे रखा जाता है तो सीनेट के द्वारा अगर सुझावों से प्रतिनिधि सभा सहमत नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक निरस्त हो जाता है। तो सामान्य विधेयकों के संबंध में सभा सदन के द्वारा केवल 30 दिन तक किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोका जा सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बिना सीनेट की सहमति से, बिना उसकी स्वीकृति से कोई भी साधारण विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता, कानून नहीं बन सकता है। तो विधायी क्षेत्र की अगर बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी जो सीनेट होती है वह निश्चित रूप से जापान के सभा सदन से बहुत अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। दूसरी बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में। जहाँ वित्तीय क्षेत्र की बात की जाती है, पहली बात यह है कि जापान में धन से संबंधित जो विधेयक होते हैं वे सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें विचारार्थ अनुमोदनार्थ उन्हें पार्षद सभा या सभा सदन के पास भेजा जाता है। अब सभा सदन के पास के दो विकल्प होते हैं, या तो उसको उसी रूप में स्वीकार करना होता है या उसके कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें मानना या न मानना ये प्रतिनिधि सभा की इच्छा पर डिपेंड करता है। कहने में यह था कि जापान का जो सभा सदन होता है, प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित बजट में किसी प्रकार का उन्हें कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो धन से संबंधित विधेयक होते हैं उनका निर्माण बजट ब्यूरो के डायरेक्टर के निर्देशक के द्वारा किया जाता है
और उन्हें सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाता है। तत्पश्चात विचारार्थ अनुमोदनार्थ उन्हें सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट के सदस्य के द्वारा उस वित्त विधेयक के टाइटल को छोड़ के, उसके शीर्षक को छोड़ के, अर्थात उसकी प्रारंभिक धारा को छोड़ के सब प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं। अर्थात जापान का सभा सदन इस प्रकार के प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित वित्त विधेयक में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है, जबकि अमेरिकी सीनेट के द्वारा उसके प्रारंभिक धाराओं सब प्रकार के संशोधन कर दिए जाते हैं। संशोधन करने में सामर्थ्य होती है, सक्षम होती है। अतः वित्तीय क्षेत्र में अगर बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि जापान का जो सभा सदन होता है वह निश्चित रूप से अमेरिकी सीनेट से कम शक्तिशाली होता है, अर्थात अमेरिकी सीनेट उससे भी अधिक शक्तिशाली दल माना जाता है। अगली बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में। कहने वाला यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात वहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालक को होने संबंध नहीं पाया जाता है। अर्थात जो कार्यपालक सदस्य होते हैं वे व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं, उनके प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। यही कारण है कि कांग्रेस के द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध इस प्रकार की जो आलोचना की जाती हैं, जिस प्रकार का विरोध किया जाता है, उनका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जापान में यदि व्यवस्थापिका के द्वारा किसी प्रकार से यदि उसके विरुद्ध आलोचना की जाती है, उसका विरोध किया जाता है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कहने वाला ये था कि जिस प्रकार से भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के द्वारा केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन जापान का जो सभा सदन होता है वह कार्यपालिका शक्तियों को प्रभावित या नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो देश का जो मंत्रिमंडल अर्थात देश का प्रधानमंत्री, उसका जो कैबिनेट होता है वह प्रतिनिधि सभा के प्रति जवाबदेही होता है, उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। जापान में जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्तियाँ की जाती हैं, उन नियुक्ति के संबंध में जापान के सभा सदन के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने वाला यह था कि केवल उसके द्वारा आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसकी आलोचना कोई महत्व नहीं होता है। तो कभी भी जापान में सभा सदन के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर जापान के मंत्रिमंडल को अपदस्थ नहीं किया जा सकता है। कहने वाला यह था कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही जापान की जो कार्यपालिका होती है, देश का मंत्रिमंडल होता है, उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है। चाहे कामरों को प्रस्ताव हो, चाहे कामरों को प्रस्ताव, चाहे निंदा प्रस्ताव या अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, इस प्रकार के अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर समय से सरकार के मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है, सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। तो कहने वाला ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की तरफ भले इस प्रकार की महत्वपूर्ण नियुक्ति की जाती हैं, जो दूसरे देशों आए जो राजदूत होते हैं, जो वाणिज्य दूत होते हैं, उनके नियुक्ति प्रमाण पत्र को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। उनके अन्य राष्ट्रों में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्ति की नियुक्ति राजदूतों में की जाती है, उन सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति जब तक प्रभावी नहीं मानी जाती है, जब तक प्रभावी नहीं होती है, जब तक सीनेट के सदस्य द्वारा अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता है। सीनेट के सदस्य का अधिकार होता है कि वे राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति का रिफ्यूज़ कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, समझौतों को या किसी प्रकार की युद्ध की जो घोषणा की जाती है, अगर उनकी पुष्टि करती है तो इस प्रकार की वे निष्प्रभावी हो जाती हैं, अर्थात वे प्रभावी नहीं हो सकती हैं। तो कहने वाला यह था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, उनमें सीनेट का अनुमोदन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है अमेरिका में, लेकिन जापान में सभा सदन का समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात कही जा सकती है कि चाहे हम वित्तीय क्षेत्र की बात करें, चाहे विधायी क्षेत्र की बात करें, चाहे न्यायिक क्षेत्र की बात करें, इन सब प्रकार के कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी सीनेट निश्चित रूप से जापान के सभा सदन से कुछ अधिक शक्तिशाली सदन होता है। अगली बात करते हैं न्यायिक क्षेत्र में। न्यायिक क्षेत्र में ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे प्रधान न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, वहाँ कुल 9 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन सब की नियुक्ति भी संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ जब तक प्रभावी नहीं हो सकती हैं, जब तक सीनेट के द्वारा उनका समर्थन नहीं कर दिया जाता है। और सीनेट के द्वारा महाभियोग के कानून की जांच की जाती है। पावर ऑफ इम्पीचमेंट की जो जांच पड़ताल करने का जो काम करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के द्वारा अन्य जो प्रशासन, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो विभाग होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी, उनके बारे में जांच पड़ताल का कार्य किया जा सकता है। इसलिए देश में सभी जो प्रशासन, जो विभाग होते हैं, वे अलर्ट रहते हैं, सदर रहते हैं। उन्हें सभी इस बात का भय सता रहता है कि सीनेट के द्वारा उनके विभाग की जाँच पड़ताल की जा सकती है। लेकिन जापान में जो सभा सदन होता है, जो जापान की जो डाइट होती है, देश की जो संसद होती है, अर्थात देश की जो व्यवस्थापिका होती है, उसके सभा सदन को इस प्रकार की जांच पड़ताल करने को अधिकार नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार से न्यायिक क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित रूप से
अमेरिका की जो सीनेट होती है वो जापान के द्वितीय सदन से बहुत अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। अगली बात की जाती है संविधान में संशोधन करने की बात। जहाँ संविधान में संशोधन करने की बात आती है, चाहे जापान का सभा सदन हो चाहे प्रतिनिधि सभा हो, इन दोनों को समान स्थिति प्राप्त होती है, समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अर्थात संविधान में कोई भी जब तक संशोधन नहीं हो सकता है जब तक संसद के अर्थात डाइट के दोनों सदनों के द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी जो संविधान में जो अमेंडमेंट जो प्रस्तावित होते हैं वे संशोधन जब तक पारित नहीं हो सकते हैं, जब तक संशोधन नहीं हो सकते हैं, जब तक अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा उन्हें स्वीकार होने के लिए पारित नहीं कर लिया जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते हैं। तो आज हमने बहुत सारे कर क्षेत्रों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया। विधायी क्षेत्र की बात की जाती है, प्रशासन क्षेत्र की बात की जाती है, वित्तीय क्षेत्र की बात की जाती है, न्याय क्षेत्र की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से अगर जांच पड़ताल की बात की जाती है तो जापान की जो डाइट का द्वितीय सदन सभासद होता है उसके पास ऐसा कोई अधिकार शक्ति नहीं होती है जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग अमेरिकी सीनेट द्वारा किया जाता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। बाकी अपन कल करेंगे। धन्यवाद।